नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11 सोशियोलॉजी समाजशास्त्र चैप्टर 3 जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है और आज पार्ट 2 की बारी है। चैप्टर का नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना। इसके नोट्स की बारी है आज और पार्ट 2 है तो पार्ट 1 आपको देखना ज़रूरी है तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ बता दें हम आपको कि पार्ट 1 में हमने क्या-क्या डिस्कशन किया था। यहाँ पे हमने सामाजिक संस्थाओं के बारे में देखा था और समाज के अंदर जो महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएँ होती है उसके बारे में बात किया था। इसके अलावा विभिन्न समाज और परिवार के स्वरूप के बारे में बात किया था कि कौन से जगह पर पितृसत्तात्मक परिवार होता है, कहीं पे मातृसत्तात्मक होता है, कहीं पे पितृवंश के हिसाब से चलता है, कहीं पे मातृ वंश के हिसाब से चलता है। परिवार के स्वरूपों में परिवर्तन की बात किए थे हम लोगों ने कि कैसे परिवार जो है वो टूट के छोटे-छोटे परिवारों में बँटता जा रहा है और महिला प्रधान घर के बारे में भी बात किया था। इसके अलावा परिवार लिंगवादी होता है। लिंगवादी कहने का मतलब है जिसमें कि लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि उनके घर में लड़की जन्म ना लेके लड़का जन्म ले क्योंकि उन्हें वो बुढ़ापे का सहारा समझते हैं। विवाह के विभिन्न स्वरूप भी बताया था कि कोई एक विवाह करता है, कोई 2 विवाह कर लेता है, कोई बहुत सारे विवाह कर लेता है। कुछ महिलाएँ भी ऐसे होती हैं जिनकी पत्नियाँ बहुत सारी होती है, बहुविवाह जिसको कहते हैं। कुछ अंतःविवाह भी होता है, कुछ बहिर्विवाह भी होता है। इस सब टॉपिक के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कशन कर लिए हैं। अब हम आपको कार्य और आर्थिक जीवन के बारे में भी बता चुके हैं और कार्य रूपांतरण और लास्ट टॉपिक जो हमारा था यहाँ पे वो पहले टॉपिक में वो प्रभुसत्ता था जो मैंने आपको समझाया था। आज इसके आगे चलना है हमें और अगला टॉपिक जो हमारा पार्ट 2 का पहला टॉपिक वो कहता है नागरिकता के अधिकार। मतलब नागरिकता क्या होता है? किसी जगह पे जहाँ पे आप रहते हैं वहां पे आपके रहने के साथ साथ कुछ अधिकार की प्राप्ति होती है। रहने का अधिकार, खाने का अधिकार, बोलने का अधिकार। तो ये सारे अधिकार जो है वो नागरिकता कहलाता है। अब नागरिकता के अधिकार में सबसे पहला पॉइंट मैं आपको समझा दूं कि नागरिक अधिकार क्या होता है। तो देखिए, आप भारत देश के रहने वाले हैं, भारत के निवासी हैं, तो यहाँ पे आपको भाषण देने का अधिकार है कि नहीं है ना। यहाँ पे आपको धर्म की स्वतंत्रता है, आप चाहे भले ही किसी धर्म के भी हो, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, हिंदू बन सकते हो, मुस्लिम बन सकते हो, सिख बन सकते हो, ईसाई बन सकते हो। तो यही तो आपको अधिकार है। नागरिकों के अधिकार में इन्हीं सभी अधिकारों को रखा गया है। दूसरा जो है वो हमारा है राजनीतिक अधिकार। देखिए, राजनीतिक अधिकार का मतलब पॉलिटिकल पावर होता है। पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई अधिकारें जो हैं वो राजनीतिक अधिकार हुआ जिसमें चुनाव में शामिल होने का अधिकार है। आपको अपने सरकार को चुनने का अधिकार है। आप वोट के माध्यम से जब आप 18 साल के हो जाएँगे, उसके बाद आप अपने वोट के मतदान के अनुसार अपने मनपसंद राजनेता को चुन सकते हैं। आपको मान लीजिए हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल पसंद है, तो आप उसके लोगों को वोट दे सकते हैं। तो किसी को बीजेपी के लोग पसंद होंगे तो वो बीजेपी के लोगों को वोट देगा। तो इस प्रकार से आप राजनीतिक अधिकार को समझ सकते हैं। आप चुनाव में मत दे सकते हैं, आप खुद भी प्रत्याशी बन सकते हैं, प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, एमएलए के चुनाव को लड़ सकते हैं, सांसद के चुनाव को लड़ सकते हैं। तो ये अधिकार है आपके पास। तीसरा जो है वो है सामाजिक अधिकार। तो देखिए, सामाजिक अधिकार में क्या होता है? स्वास्थ्य लाभ, समाज कल्याण, बेरोजगारी भत्ता, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के अधिकारी होते हैं। स्वास्थ्य लाभ का मतलब होता है कि आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जितने भी समाज में लोग रहते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि सब एक ही जैसा है, सब एक ही जैसे खान-पान करते हैं, सब एक ही जैसा कपड़ा पहनता है। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले सुबह 6 बजे सबसे पहले उठता है समाज में, एक गाँव है हमारा, उस समाज में सबसे पहले जो व्यक्ति उठता है 6 बजे, वो पहन के निकला कुर्ता, पैजामा, गमछा और जूता। तो अब ऐसा थोड़ी ना कि अब गाँव के जितने भी लोग होंगे सब बस बस तो भाई पहला आदमी वो पहना था कुर्ता पैजामा, ऐसा तो नहीं है। अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग खान-पान है, अलग-अलग रहन-सहन है, अलग-अलग संस्कृति है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपको सामाजिक अधिकारों का उपयोग करते हैं। समाज कल्याण, एक समाज में एक लोग नहीं रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं और उस सभी लोगों को बराबर का हक दिलाना, समाज के अंदर बराबर का कल्याण करना, सड़क बनवाना, कुएँ खुदवाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनवाना, इससे क्या होता है? समाज के अंदर रहने वाले लोगों का ही तो कल्याण होता है। तो ये समाज कल्याण हुआ। बेरोजगारी भत्ता, अब मान लीजिए समाज में काम नहीं है, समाज में काम नहीं है, कुछ लोग बेरोजगार हैं, तो उन्हें कुछ सरकारी की तरफ से भत्ता मतलब पैसे दिए जाएँगे, जिसे बेरोजगारी भत्ता कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी नागरिकता के अधिकार। अब हम आपको धर्म के बारे में समझाते हैं।
देखिए इमाइल दुर्खिम, ये नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये फ्रांस के थे और ये एक सोशलिस्ट थे। सोशलिस्ट मतलब समाजशास्त्री थे, फ्रांस के, फ्रेंच थे, फ्रेंच। तो इन्होंने अपने हिसाब से ना धर्म को परिभाषित किया है। अब धर्म को क्या कहा है कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वास और उनके विश्वासों को व्यवहार में की गई एक ऐसी संगठित व्यवस्था है जो व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय की भावना में बांधती है और उसी प्रकार विश्वासों और व्यवहारों को अभिव्यक्त करती है। जब आप अपने बुक के लाइनों को पढ़ते होंगे ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि टफ लैंग्वेज है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रेंच बोलने वाले, फ्रांस के रहने वाले, नाम है इनका इमाइल दुर्खिम। कौन थे? सोशलिस्ट थे, मतलब समाजशास्त्री थे। इन्होंने अपने हिसाब से कहा कि धर्म क्या होता है। तो इन्होंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इमाइल दुर्खिम के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने कहा कि धर्म जो है वो पवित्र वस्तुओं का, मतलब जिसको हम सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं, पूजा पाठ। अब मान लीजिए हम हिंदू हैं, हमारे घर में रामायण है, कभी भी हम कोशिश करेंगे कि उसमें मेरा पैर लगना चाहिए? कभी भी हम गीता में पैर लगाने की कोशिश करेंगे? कभी भी हनुमान चालीसा में पैर लगाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि ये हमारी श्रद्धा है, क्योंकि हम उसको बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। ऐसा ही अगर मुसलमानों की बात कर ले तो वो अपने कुरान में कभी पैर लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो इनका कहना है कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वास और उनके विश्वास और व्यवहारों से एक ऐसी संगठित व्यवस्था है, मतलब हमारा विश्वास हमारे धर्म में है, हमारे भगवान में है, तभी तो हम उनकी इतनी इज्जत करते हैं। तो इन सभी को जोड़ के इसका एक संगठित व्यवस्था बनाया गया है जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के नैतिक समुदाय की भावना को बांधती है, मतलब उनके नैतिक, उनके दिमाग के अच्छे संदर्भ को, अच्छे संस्कृति को एकत्रित करती है और उसी प्रकार विश्वास और व्यवहारों में अभिव्यक्त करती है। एक समाज में आज हमारे, अब कुछ ही समय में आपको पता है कि हमारे यहाँ वो, अब सावन खत्म ही हुआ है ना, जितने भी हिंदू थे दौड़ गए, हरिद्वार दौड़े, ऋषिकेश दौड़े, देवघर दौड़े। क्यों दौड़े? इतना मेहनत क्यों किया? इतनी संघर्ष क्यों किया? इतना भारी भारी पानी उठाए क्यों चले? गंगा जल उठाए क्यों चले? क्योंकि उनकी श्रद्धा थी हमारे भगवान में, उनका आस्था था, वो उस सब चीजों को पवित्र मानते हैं, तो अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करने के लिए वो वहां पे गए। तो ये था हमारा धर्म के बारे में। हम अब आगे चलते हैं। सभी धर्मों को की जो है वो समान विशेषताएं हैं। देखिए हमारा जो भारत देश है वो सभी धर्मों को समान मानता है और समान मानने के कारण ही इसे हम धर्म निरपेक्ष देश राज्य कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी धर्म को बहुत ज्यादा या किसी भी धर्म को बहुत कम नहीं समझा जाता है। तो देखिए सभी विशेषता इसका यही है कि सभी धर्मों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। पहला जो है, प्रतीकों का समुच्चय, श्रद्धा तथा सम्मान की भावनाएं अपने धर्म के प्रति सबका होता है। प्रतीक मतलब हो गया चिन्ह। हमारे हिंदू धर्म में स्वास्तिक, भगवा, भोलेनाथ का शिवलिंग इत्यादियों को हम पवित्र मानते हैं क्योंकि इनकी भक्ति करते हैं हम। ऐसे ही सभी अलग अलग धर्मों में सबका अपना अपना कुछ पवित्र चिन्ह होता है, वो उसकी पूजा पाठ करते हैं। अनुष्ठान और समारोह, लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं ना, सभी धर्मों में करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में यज्ञ करते हैं, लेकिन मुसलमान लोग भी कुछ ना कुछ करते हैं। ऐसे ही वो चर्च वाले लोग जो है, पादरी लोग, वो क्रिश्चियन लोग, वो वहां जाके अपने फादर गॉड मदर के पास कुछ करते हैं। तो ये सभी धर्मों में होता है। अब विश्वासकर्ताओं का एक समूह होता है, अपने अपने समुदाय का जो लोग होता है, जो हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं, वो अपने हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग मुस्लिम धर्म में विश्वास रखते हैं। धर्म के साथ संबंध, अनुष्ठान प्रकार के कई प्रकार के होते हैं, मतलब अलग अलग लोगों से लोग अपनी अपनी अलग अलग तरह की भक्ति को वहां पर दर्शाते हैं। सामाजिक शक्तियां हमेशा और अनिवार्य धार्मिक संस्थाओं को प्रभावित करती है। देखिए सामाजिक शक्तियां जो होती है, जो समाज के अंदर रहने वाले लोग होते हैं, वो धार्मिक संस्थाओं को प्रभावित करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान जो होता है, मतलब जितने भी यज्ञ, हवन, पूजा पाठ होता है, वो व्यक्तियों द्वारा दैनिक जीवन में किया है। किसी न किसी रोज, किसी न किसी दिन, कोई ना कोई व्यक्ति भारत में प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार का अनुष्ठान करता है। आज दिल्ली में 100 जगह अनुष्ठान चल रहा होगा, बिहार में 100 जगह चल रहा होगा, हमें पता नहीं है। इसका ये मतलब थोड़ी कि अनुष्ठान नहीं चल रहा है। अपने अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी प्रकार से वो अनुष्ठान करते हैं। धर्म एक पवित्र क्षेत्र है जो बात सब में समान और श्रद्धा की भावना, पवित्र स्थान और स्थितियों की पहचान और उनके प्रति सम्मान की भावना को दर्शाता है। धर्म के माध्यम से सभी को समान समझना चाहिए। हर धर्म का कहता है, ज्ञान यही कहता है, सभी पवित्र स्थानों की इज्जत होनी चाहिए। जैसे कि हम हिंदू हैं,
हमारे लिए हरिद्वार बहुत पवित्र स्थान है, वैसे ही मुस्लिम लोगों के लिए मक्का मदीना पवित्र स्थान है। तो सबको अपने अपने धर्मों का इज्जत करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा के बारे में। तो देखिए, शिक्षा संपूर्ण जीवन चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी खत्म नहीं होता है। पूरे जीवन में आप कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, लिखते रहते हो, सीखते रहते हो, तो ये आपका पूरा जीवन चलता रहता है। अब देखिए, शिक्षा स्तरीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। अलग अलग चीजों को बांटने में भी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि एक ज्ञानी आदमी जो होता है, पढ़ा लिखा आदमी जो होता है, वो अपने समाज को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में जाते हैं। देखिए, समाज के आधार पर अलग अलग विद्यालय है, अलग अलग तरह के वहां पे एनवायरमेंट है, अलग अलग तरह की पढ़ाइयां पढ़ाई जाती है, जिससे समाज के लोग ज्ञानी हो सके। इसके अलावा आपको बता दूं कि विद्यालय शिक्षा जो होता है, मतलब जो विद्यालय में शिक्षा पढ़ाया जाता है, सम्रांत सामान्य के बीच विद्यमान भेद और अधिक गहरा बनाता है। वो क्या होता है कि समाज विद्यालय जो शिक्षा होती है, वो समाज में सभी चीजों को परिपूर्णता के साथ, मतलब बहुत ही गहराई के साथ, डिटेलिंग के साथ बच्चों को समझाता है। विशेषाधिकार प्राप्त विद्यालयों में जाने वाले बच्चों में आत्मविश्वास आ जाता है, जबकि इससे वंचित बच्चे इसके विपरीत भाव को अनुभव करते हैं। यहाँ पे उदाहरण की तरफ समझ लीजिए, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की बात कर लेते हैं। जब आप प्राइवेट स्कूल की तरफ देखो, तो उनके पास बहुत सारे एसी होते हैं, बड़े बड़े पार्क होते हैं, खेलने के लिए बहुत अच्छे अच्छे खेल होते हैं। सरकारी स्कूल में जब हम भी पढ़ाई करते थे, तो खेल के नाम पे कबड्डी होता था हमारे लिए। वो आप लोग के स्कूल में शायद हो सकता है बैडमिंटन, फुटबॉल, हमारे यहाँ कबड्डी, खो खो, मतलब हाथ गोड़ जितना तोड़ दो उतना बढ़िया है, खेलने के लिए बैडमिंटन वगैरह नहीं था। तो ये प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में अंतर आपको दिखाई दे रहा है ना। ऐसे और अनेक बच्चे जो हैं, जो विद्यालय नहीं जा सकते हैं, विद्यालय जाना बीच में ही छोड़ देते हैं। मतलब शिक्षा को देखिए किस तरह से बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जिसके कारण से बच्चे शिक्षा पूरी रूप से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके क्लास अभी 11th-12th में जाने के बाद, 10वीं के बाद बहुत सारे बच्चों ने आपका साथ छोड़ दिया होगा। 11th में भी आप आ गए हो, कुछ बच्चे फेल हो जाएंगे, वहां से आपके साथ छोड़ देंगे। 12th में जाने के बाद कुछ बच्चे के पास होने के बाद भी वो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। कॉलेज तक तो 100 में से 10 बच्चा ही पहुंच पाता है जो ग्रेजुएशन कर पाते हैं। इसके अलावा आपको वहां पे लिंग तथा जातिगत भेदभाव किस तरह से शिक्षा के अवसरों को अतिक्रमण करते हैं, ये सारी चीजें देखना है कि भेदभाव, लिंग मतलब महिला पुरुष, ये सारी चीजें भी हैं जो समाज में बच्चों के शिक्षा में अवरोध पैदा करती है, मतलब रुकावट पैदा करती है। घर में माताएं कहती हैं, ए तू लड़की है, क्या पढ़ेगी, ज्यादा पढ़ लिख लिया फिर तेरे लिए लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, इतना पढ़ा लिखा लड़का हम कहाँ ढूंढेंगे। चलो अब जरा पोछा ओछा मारना सीखो, सिलाई मशीन सीखो, सिलाई मशीन के बाद वो खाना वाना बनाना सीखो, कि वहां से हमको ना तुम्हारी सासू माँ का उपराग ना है, उपराग बिहारी शब्द है, मतलब कि क्वेश्चनिंग ना हो, मेरे पर कमेंट ना किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो लिंग को लेके आप कह सकते हैं कि लिंग को लेके भी कई बच्चों का शिक्षा जो है वो अधूरा रह जाता है। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे जो है हमारा शिक्षा का प्रकार है कि शिक्षा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला तो है औपचारिक शिक्षा, जो आपको स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान में मिलता है। जैसे कि आप अभी गुरुकुल क्लासेज में बैठे हुए हैं, तो ये एक शिक्षण संस्थान है जिसके माध्यम से आपको शिक्षा दिया जा रहा है, तो ये औपचारिक शिक्षा होगा। अनौपचारिक शिक्षा भी है जो आप घर में लेते हो मम्मी पापा के डांट से। देखिए, कहा जाता है कि बच्चे का पहला स्कूल जो होता है वो उसका घर ही होता है, और उसकी पहली शिक्षिका जो होती है वो उसकी माता होती है। तो आप घर में भी बहुत सारे शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, लेकिन ये अनौपचारिक शिक्षा में आता है। पड़ोस से भी आप बहुत सारे शिक्षा प्राप्त करते हैं, और पार्क की तो बात ही मत करो, दिल्ली में तो पार्क में तो तरह तरह की शिक्षाएं आपको मिल जाएंगी। ये पार्क ही तो है जहाँ पे तरह तरह की शिक्षाएं प्राप्त होती है। ये पार्क ही है जहाँ से लैला मजनू शुरू होता है। ये पार्क ही है जहाँ से गुटखा, शिखर, शराब, गांजा, भांग, दारू सब शुरू होता है। ये अगर आप पार्क में चले गए ना, तो आप 7वीं क्लास में यूनिवर्सिटी का ज्ञान ले सकते हो। यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई होता है ना, वो पार्क में पढ़ाई होता है। और समाज से तो आपको सामाजिक ज्ञान लेना बहुत जरूरी है कि समाज में किस तरह से चलना है, किससे किस तरह की बातें करनी है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है। तो ये आपको समाज से प्राप्त हो जाता है। तो शिक्षा दो प्रकार का है, अनौपचारिक और औपचारिक। तो औपचारिक में आपको स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान का नाम लेना है, और अनौपचारिक में घर, पड़ोस, पार्क 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 और समाज का नाम लेना है। तो इसके अलावा आप नागरिकता के बारे में सीख लिया था, अब नागरिक के बारे में जान लेते हैं। नागरिक होता क्या है?
उस सदस्यता से जुड़े अधिकार और कर्तव्य दोनों एक साथ राजनीतिक समुदाय का एक सदस्य, किसी भी राजनीतिक समुदाय का वैसा सदस्य जो उससे जुड़े हुए अधिकार और कर्तव्यों को पालन करता है और करवाता है, नागरिक कहलाता है। आइए अब हम बात करते हैं श्रम विभाजन के बारे में। देखिए श्रम विभाजन क्या होता है, काम का बंटवारा क्या होता है। सभी समाजों में श्रम विभाजन का कुछ प्राथमिकता रूप है। हर एक समाज, चाहे वो बिहार का हो, दिल्ली का हो, पंजाब का हो, या आप जहां के रहने वाले हो वहां का हो, श्रम विभाजन जो है वो समाज के कुछ प्राथमिकता के रूप हैं। इसमें कार्यों की विशेषज्ञता शामिल है। विशेषज्ञता मतलब हो गया कि जिस तरह के काम में आप माहिर हैं, आपको उसी तरह के काम आपको समाज से प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न व्यवसायों को एक उत्पादन प्रणाली के भीतर संयुक्त किया जाता है। अलग अलग तरह के व्यवसाय, बिजनेस को ऐसे जोड़ा जाता है प्रणाली से, जहां से ना हम चीजों को उत्पादन करते हैं, मतलब चीजों को बनाते हैं। और औद्योगिकरण के विकास के साथ साथ श्रम का विभाजन किसी भी प्रकार के उत्पादन प्रणाली की तुलना में अधिक जटिल हो जाता है। जटिल का मतलब होता है मुश्किल हो जाना, बहुत ही परेशानीदायक हो जाना। औद्योगिकरण आपको पता है, औद्योगिकरण के बाद जो श्रम का विभाजन है ना, वो काफी परेशानीदायक है कि किसको किस तरह का काम दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर काम तो अभी के मशीनें कर लेते हैं। अब मान लीजिएगा आलू बनाने का, चिप्स बनाने का कोई कंपनी है। अब आलू, पहले एक आलू व्यक्ति धोने वाला चाहिए था, फिर उसको सुखाने वाला चाहिए था, फिर काटने वाला चाहिए था, काटने के बाद साफ करने वाला चाहिए था। अब मशीन है, सारा काम खुद ब खुद कर लेता है। आधुनिक दुनिया में श्रम विभाजन का रूप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप को समाज के बुनियादी सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। लिंग का मतलब हो गया स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, ट्रांसजेंडर। तो ये जितने प्रकार के लिंग है ना, इसे ना समाज के बुनियादी सिद्धांत के ऊपर रूप में देखा जाता है। व्यवहार के बारे में सामाजिक अपेक्षाएं जो होती है वो प्रत्येक लिंग के सदस्यों के लिए उचित मानी जाती है, चाहे वो महिला के लिए हो, चाहे वो पुरुष के लिए हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर उभय लिंग के लिए हो। अब देखिए अनुभव जन्य जांच के बारे में भी जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिहाज से। अब जान लीजिए कि सामाजिक अध्ययन को किसी दिए गए क्षेत्र में वास्तविक जांच जो होती है वही अनुभव जन। अनुभव जन का मतलब क्या होता है, किसी ऐसे चीज के ऊपर हमें जांच करना है, लिखना है, बोलना है जिस चीज के बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी हो। अनुभव जन्य जानकारी, जांच इसे ही कहते हैं। अब देखिए अंतः विवाह के बारे में हमने पहले पार्ट में भी डिस्कशन कर लिया था। इसमें क्या होता है, एक ही जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों से शादी कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे भारत में बहुत तरह की जातियां हैं, तो अब ब्राह्मण जाति के लोग दूसरे ब्राह्मण जाति के लोग से ही शादी करेंगे, इसे हम अंतर जाति विवाह कहते हैं या अंतर विवाह कहते हैं। अगला है बाह्य विवाह। बाह्य विवाह में क्या होता है कि आजकल लव मैरिज का फैशन है। लव मैरिज में क्या होता है कि जाति, धर्म, संस्कृति, गोत्र कुछ नहीं देखना है, दिल दिया दीवार को पड़ी क्या चीज है। किसी से मोहब्बत हुआ, किसी से शादी, अगला दिन किसी से तलाक है, फिर किसी से शादी है। ये बाह्य विवाह में चलता रहता है। मतलब कि इसमें जो संबंध होते हैं ना, इनका कोई ठिकाना नहीं है कि आज है और कल सुबह वही मम्मी रहेगी घर में या दूसरी मम्मी आ जाएगी, इसका कोई पूरा पूरा ब्यौरा नहीं दे सकता। ये समूह से बाहर हो जाता है। अब हम आइए विचारधारा के बारे में जान लेते हैं। विचारधारा से क्या समझते हैं। देखिए मान्यताएं जो प्रमुख समूहों के हितों में न्याय संगत साबित होता है, जैसे कुछ ऐसे विचार जो समाज में सभी के लिए बराबर हो और सब उसको माने। विचारधारा सभी समाजों में पाई जाती है, अच्छी विचारधारा और बुरी विचारधारा। इसमें क्या होता है, समूहों के बीच व्यवस्थित और अंतर्निहित असमानताएं होती है, सभी एक समान नहीं होते। अब कुछ लोगों के लिए अलग विचार उत्पन्न होता है, कुछ छोटे लोगों के लिए अलग, कुछ पैसे वाले लोगों के लिए अलग, यही सब होता है। और विचारधारा जो है वो अवधारणा की शक्ति के साथ निकटता से जोड़ता है, क्योंकि वैचारिक मतलब विचार किए गए प्रणाली और समूह की विभिन्न शक्ति को वैध बनाने के लिए ये काम करता है। वैधता क्या है, एक विश्वास जिसमें एक विशेष राजनीतिक आदेश सिर्फ सत्ता को वैधता देता है, मतलब किसी एक खास लोगों को शक्ति प्रदान करना ही वैधता कहलाता है। आइए हम जानते हैं कि एकल विवाह क्या होता है। तो देखिए एकल विवाह का मतलब होता है श्री रामचंद्र जी, जय श्री राम। कैसे रामचंद्र जी ने मतलब कि सीता मैया से शादी किया, उसके बाद किसी को नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मतलब एक स्त्री और एक पुरुष, पति और पत्नी। ये एक फिल्म आया था ना, पति पत्नी और वो, तो इसमें जो वो था ना इसमें नहीं है। मतलब एकल विवाह में वो का कोई सीन नहीं है, सिर्फ पति और पत्नी है।
तो इसे हम एकल विवाह कहते हैं। अब बहु विवाह में देखिए, अभी रामचंद्र जी के बाद तुरंत हम कृष्ण जी को भी आएंगे। ये बहु विवाह में है, मतलब इनके तो कमाल है यार, हमको तो काउंटिंग भूल जाते हैं, इनका इतना शादी हो चुका है ना, एक समय में एक स्त्री और एक पुरुष से अधिक पति या पत्नी। पत्नी में आप यहाँ पे द्रौपदी को ले सकते हो, और पति में यहाँ पे राधे कृष्णा हरे मुरारी इनको ले सकते हो। इनके बहुत सारी पत्नियां थी, और द्रौपदी के तो आपको पता है 5 पति तो थे ही। तो यहाँ पे मतलब बहु विवाह का मतलब यही होता है कि एक पत्नी के बहुत सारे पति और एक पति के बहुत सारी पत्नियां। बहुपति विवाह क्या होता है? एक से अधिक व्यक्ति जो होता है, मतलब एक से अधिक व्यक्ति एक महिला से विवाहित विवाहित होता है। एक महिला के बहुत सारे पति, ये होता है बहुपति विवाह। मतलब एक महिला है और उसके कई सारे पति हैं, 4, 5, 10, 12। तो इसे हम ना बहुपति विवाह कहते हैं। एक महिला के बहुत सारे पति हो जाए तो वो बहुपति हो जाएगा। बहुपत्नी का मतलब ये तो अक्सर देखने को मिलता है, एक पुरुष के बहुत सारी पत्नियां। ये तो खैर अभी भी है, एक पुरुष के 3-4 शादियां तो मैं देख चुका हूँ, और खासकर ये इस्लाम धर्म में काफी होता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। मतलब एक महिला जो है वो एक से अधिक पुरुषों से शादी कर लेती है। अब सेवा क्षेत्र को समझ लीजिए। व्यापार उद्योग जैसे विनिर्मित सामानों के बजाय सेवाओं के उत्पादन से संबंधित उद्योग, एक ऐसे चीजों का उत्पादन हम कर रहे हैं जिससे समाज का कल्याण हो रहा है, सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो वो सेवा क्षेत्र होगा। राज्य समाज मतलब कि एक औपचारिक सरकार का एक औपचारिक तंत्र है, एक भौगोलिक स्थिति है, एक जमीन का टुकड़ा है जहां पे राज्य या समाज का हम निर्माण करते हैं और उस पर शासन। प्रकार से आपने देखा क्लास 11 सोशियोलॉजी समाज शास्त्र परिचय चैप्टर 3, जिसका नाम था सामाजिक संस्थाओं को समझना। पार्ट 2 इसका यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, और ये चैप्टर 3 भी पूरा अच्छे से समाप्त हो गया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।